उसे रानी बनने का शौक था और साथ साथ सत्ता संभालने का भी शौक था। और जब वह रानी बनी भी और रानी बनने के साथ साथ उसने सत्ता भी संभाली, लेकिन जब उस पर ज़्यादा बंदिशें लगाई गई तो वह मानसिक रूप से पागल हो गई। और उसका यह पागलपन कितना खतरनाक था, इस पागलपन के नशे में उसने अपने खास मंत्री को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया और उसकी मौत नहीं हुई तो उसे जलते हुए लावे में डलवा दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पुर्तगाली रानी मारिया फोर्स्ट की, जिसके ऊपर दबाव बनाया गया कि वह अपने चाचा से ही शादी कर ले। और इस फैसले ने उसकी ज़िंदगी तहस नहस कर दी और बाद में जो हुआ वह बहुत ही दर्दनाक था। दोस्तों, क्वीन मारिया का जन्म लिस्बन के रिबेरिया पैलेस में हुआ था। मारिया के पिता जोसेफ ब्राज़ील के राजा थे और उसकी मां मारियाना विक्टोरिया स्पेन की महारानी थी। मारिया अपने माता पिता की पहली संतान थी, इसलिए उसे घर में बहुत लाड़ प्यार मिला। उसके बाद जोसेफ के 4 लड़के हुए। 4 भाइयों में अकेली बहन मारिया को बचपन से ही किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हालांकि वह अपने सभी भाइयों में सबसे बड़ी थी। जब तक उसके भाई इतने बड़े हुए कि वह महल की दुनियादारी और राजनीति को समझ सकते, तब तक मारिया काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। मारिया को बचपन से ही राजा यानी कि अपने पिता का मुकुट बहुत अच्छा लगता था। जब जोसेफ रात को अपने कक्ष में विश्राम के लिए जाते थे तो अपने राजसी कपड़े उतार देते थे, जिसके साथ उनका मुकुट भी शामिल रहता था। तो मारिया मुकुट को चुपके से पहन लेती थी और शीशे के सामने खड़े होकर अपने को देखती थी। इस सब चीज़ को जोसेफ चुपके से देखा करते थे। थोड़े समय बीतने के बाद जोसेफ ने एक दिन भरे राज्य में अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी और वह उत्तराधिकारी कोई नहीं बल्कि मारिया थी। उन्होंने कहा कि आगे चल के राज्य का कार्यभार मारिया ही संभालेगी, लेकिन मंत्रिमंडल ने इस बात पर आपत्ति जताई, क्योंकि पुर्तगाल के राज्य के नियम के अनुसार अगर किसी राजा के पुत्र नहीं है तभी राजा की लड़की रानी के रूप में शपथ ले सकती है, या तो फिर राजा की लड़की शादीशुदा होनी चाहिए। इसलिए जोसेफ ने सोचा पहले मारिया की शादी कर दी जाए। जोसेफ पुर्तगाल के राजा थे, इसलिए दूसरे राज्य की रियासतों से उनके पास काफ़ी रिश्ते आया करते थे और मारिया काफ़ी सुंदर भी थी, जिसकी वजह से रिश्तों की कतार लगी रहती थी। लेकिन यहाँ दिक्कत की बात थी, अगर मारिया किसी दूसरे राज्य के राजा से शादी करती है तो वह रानी बन सकती थी, लेकिन मंत्रिमंडल ने एक नियम बनाया हुआ था कि अगर राजा की बेटी को रानी बनाया जाता है तो वह किसी दूसरे राज्य के राजा या मंत्री से शादी करती है तो आने वाले कुछ समय में राज्य भी दूसरे राजा के हिस्से में चला जाएगा। इसलिए मारिया के लिए अब पुर्तगाल में ही लड़का देखना था। दोस्तों, जोसेफ एक राजा था और राजसी परिवार से भी था और उसकी बेटी राजकुमारी थी। उस समय पूरे पुर्तगाल में उसके हैसियत का कोई दूसरा घर नहीं था। अब यह घोर चिंता का विषय था कि आखिर कैसे पुर्तगाल में ही मारिया के लिए लड़का ढूंढा जाए। काफ़ी सोच विचार करने के बाद जोसेफ ने कहा कि इसकी शादी इन्फेंट फेरेडो से करा देते हैं। इन्फेंट फेरेडो जोसेफ का सगा छोटा भाई था और मारिया का चाचा था। वो पहले से शादीशुदा था। मारिया ने अपने चाचा से शादी करने से मना किया, लेकिन फिर ज़बरदस्ती जोसेफ ने मारिया की शादी इन्फेंट फेरेडो से करा दी। इसके बाद वह पुर्तगाल के सिंहासन पर बैठी। सिंहासन पर बैठते ही आए दिन महल में कुछ न कुछ अजीब होने लगा, जिसकी वजह से महल के खजाने से जेवरात की भी कमी होने लगी। अब यह बात मारिया को भी महसूस हुई। इसके बाद मंत्रियों की एक बैठक बुलाई और उनसे सलाह ली। तब किसी एक मंत्री ने बोला कि महारानी आपकी गैर हाजिरी में फेडरो राजकोष से मनचाहा धन ले जाते हैं और पूछने पे कहते हैं कि मेरी बीवी इस सल्तनत की मालिका है, मैं कुछ भी करूं। यह बात सुनते ही मारिया के होश उड़ गए और वह यह बात जानने की कोशिश करने लगी कि आखिर फेडरो इतने सारे कीमती आभूषण का क्या करता है। तभी एक दिन उसने पेट्रो पे नज़र रखी और देखा कि वह राज्य से दूर एक वेश्यालय में अपनी हवस मिटाने जाता है। दोस्तों, मारिया पहले से ही फेडरो को पसंद नहीं करती थी और यह सब देखने के बाद उसे काफ़ी बुरा लगा। उसने अपने पिता से पहले ही मना किया था कि वह फेडरो से शादी नहीं करेगी, लेकिन राजसत्ता की बात थी और दूसरा उसके पिता का आदेश भी था। उसका कहना था कि अगर वह घर के किसी सदस्य के साथ रहेगी तो खुश रहेगी, लेकिन मारिया के खुशियों में जैसे आग लग गई थी। मारिया फेडरो से लगभग आधी उम्र की थी, लेकिन अपने खुशियों का समझौता कर
उसने शादी कर ली। दोस्तों, शादी से पहले मारिया बहुत ही खुश रहा करती थी, लेकिन शादी के बाद उसे न तो प्यार मिल पा रहा था और ना ही कोई उससे अच्छे से ध्यान रखने वाला था। मारिया अभी नई उम्र की लड़की थी, उसकी उम्र करीब 21 साल की थी। उस समय फेड्रो की उम्र 45 थी, इसलिए मारिया को वैवाहिक सुख भी नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से उसने महल में उसके भाई से संबंध हो गए थे। दोस्तों, 1755 में जब मारिया 21 वर्ष की थी, तब लिस्बन में दिनों दिन सारी आपदाओं के चपेट में आने लगा। लिस्बन अब धीरे धीरे खंडहर होने लगा था। जब सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे, तब आज संडे पे सुबह 9:30 बजे भीषण भूकंप आया और उस समय वहाँ के सभी चर्च सामूहिक रूप से खचाखच भरे हुए थे। शहर का हर चर्च लगभग उस भूकंप में बर्बाद हो गया था। भूकंप के कारण आई सुनामी में लोग बहने लगे। जो कुछ लोग जैसे तैसे बचे थे, इधर उधर जाकर अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन प्रलय अपने चरम पर थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सुनामी में लिस्बन का नामो निशान मिट जाएगा। यह मौत का खेल करीब 5 दिन तक चला। जब सब कुछ नॉर्मल हुआ, तब राजगृह में हर तरफ बचाव दल ने अपना काम शुरू कर दिया। अनुमान के मुताबिक मरने वालों की संख्या 30,000 से 60,000 के बीच थी। करीब 1 लाख के करीब लोग वहाँ से गायब थे, जिनका कुछ पता नहीं था और उनकी लाश भी नहीं मिली थी। ना वो लोग लिस्बन के 3/4 हिस्सा का नाम मिट गया था। दोस्तों, भूकंप इतनी तेज था कि राइबेरिया पैलेस भी गिर गया था। स्पेनिश को बहुत मजबूत माना जाता था, लेकिन उसकी मजबूती भी भूकंप के आगे टिक नहीं पाई। दोस्तों, इससे आप भूकंप की तीव्रता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन शाही परिवार की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उस दिन शाही परिवार का कोई भी सदस्य पैलेस में मौजूद नहीं था, इसलिए सब कुशल मंगल थे। लेकिन मारिया के मन में यह त्रासदी हमेशा के लिए बैठ गई, क्योंकि लिस्बन लगभग तबाह हो चुका था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वह आखिरी समय क्या किया जाए। उसके दिमाग में पहले ही सारी परेशानियां थी और इस घटना ने उसे मानो पागल ही कर दिया। अब मारिया के दिनचर्या में भी बदलाव आने लगा। वह देर से सोकर उठने लगी। कभी कभी तो वह रात भर भी नहीं सोती थी। वह कभी कभी किसी को अपने कक्ष में बुलाकर डांटने लगती थी। एक बार फेड्रो राजमहल से बाहर जा रहा था, तभी मारिया ने अपने खास मंत्री से कहा कि उसे रोको। इस पर फेड्रो ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया। जब मारिया को इस बात का पता चला, तो गुस्से में आकर उसने मंत्री को दीवार में चुनवा दिया। जब वह नहीं मरा, तो उसे खौलते हुए लावे में भी डलवा दिया। इस घटना से पूरे लिस्बन में हाहाकार मच गया, जिसके बाद पूरे लिस्बन में मारिया के नाम का खौफ सा फैल गया। फेड्रो भी उससे डरने लगा। उसका ऐसा हिंसक रूप पहले किसी ने नहीं देखा था। मारिया के जीवन में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटित हो रही थी कि उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि आगे वो क्या करे। 25 मई 1786 उसके पति फेड्रो की मृत्यु हो गई। इस बात पर मारिया को काफ़ी असर पड़ा। अब उसका हाल यह था कि फरवरी 1792 में उसे पूर्ण रूप से पागल घोषित कर दिया गया। उसका इलाज फ्रांस के जाने माने डॉक्टर वेलेस द्वारा किया जा रहा था। वह वही डॉक्टर हैं जिसने जॉर्ज तृतीय का इलाज किया था। वेलेस ने सीधे शब्दों में बोल दिया था कि रानी का इलाज यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ कुछ संसाधनों की कमी थी। वेलेस उसे इंग्लैंड ले जाना चाहते थे, लेकिन पुर्तगाल की अदालत ने उनकी इस योजना को अस्वीकार कर दिया था। मारिया की बीमारी के समय मारिया के दूसरे बेटे डोम जियो, जो कि ब्राज़ील के राजकुमार थे, उन्होंने मारिया के इलाज के दौरान सरकार संभाली। इलाज के दौरान मारिया ब्राज़ील में ही थी। मारिया ब्राज़ील में कुल 8 साल तक रही। उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि उसका अंग बेडौल हो चुका था। 1816 में 81 वर्ष की उम्र में रियो डी जेनेरियो में उनकी मृत्यु हो गई। मारिया ने अपने शासनकाल में शिक्षा पर बहुत जोर दिया था और उससे भी अच्छे कई काम के लिए जाना जाता है। आज भी पुर्तगाल में एक मजबूत महिला के रूप में जाना जाता है। आज भी ब्राज़ील महल के सामने मारिया की एक मूर्ति खड़ी है, जिसे लोग आज भी सम्मान देते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।